हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है मानव में पोषण से संबंधित। चलो टॉपिक को स्टार्ट करें। ओके। अपन बात करने वाले हैं पोषण की। जी बिल्कुल। पोषण क्यों जरूरी है? पहला सवाल तो ये है कि पोषण को मानव को पोषण की क्यों आवश्यकता पड़ती है। जी ओके। पोषण में पढ़ने वाले क्या क्या हैं अपन? कौन कौन से पोषक तत्व पढ़ने वाले हैं? कौन कौन से पोषक तत्व पढ़ने वाले हैं? इन सब बातों की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का जो अपन टॉपिक रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। जी देखिए, तो हेडिंग मैंने डाल रखी है, तो आप एक बार देख लीजिए कि मानव में पोषण तो आवश्यकता क्यों, पोषण क्यों जरूरी है। तो सवाल ये है कि मानव में पोषण क्यों जरूरी है। एक तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए। किसके लिए? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। जी बिल्कुल सर। ऊर्जा प्राप्ति किस रूप में की जाती है मानव के अंदर? तो मानव के अंदर ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। अब आपके दिमाग में आएगा सर एटीपी का क्या मतलब है? तो बेटा एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस रूप में मानव को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जी बिल्कुल। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर पहुंच रही है क्या? बिल्कुल, एक बार यस लिख दो। जी ओके। जी फिर क्या है कि शरीर के अंदर रिकवरी, वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, संरचना के निर्माण के लिए, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कहाँ कौन सी सेल कैसे क्या निर्माण करना, सब पोषक तत्वों से होता है। जी ओके। ओके। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आवाज आ रही है अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी ओके। रोगों से लड़ने की ताकत देता है, ये भी सही है। और मानव के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या करता है? विकास करता है। और शारीरिक कार्य करने के लिए भी क्या चाहिए आपको? ऊर्जा चाहिए। जी बिल्कुल। इन सारी आवश्यकताओं के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा किससे मिलती है? पोषक तत्वों से मिलती है। किससे मिलती है? पोषक तत्वों से मिलती है। जी अब बात करते हैं कि ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ हैं कौन कौन से। तो ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ है, एक तो है आपका कार्बोहाइड्रेट, एक है आपका प्रोटीन और एक है वसा। इन सब से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और किस रूप में मिलती है मानव शरीर को? ऊर्जा मिलती है एटीपी के फॉर्म में। किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। अच्छा, कौन से कितनी ऊर्जा मिलेगी अपन डिस्कशन का विषय है। संरचना, शरीर का निर्माण और मरम्मत। बॉडी ब्लॉक जो है वो किसे कहा जाता है बेटा? प्रोटीन को कहा जाता है। किसको? प्रोटीन का। और प्रोटीन कौन सी इकाई है? आपके शरीर की निर्माणकारी इकाई है। कैसी इकाई है? निर्माणकारी इकाई है। जी ओके। उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण। उपापचय क्रियाओं का मतलब है बीएमआर। बीएमआर का नियंत्रण ये किससे किया जाता है? ये आपका किया जाता है विटामिन से, खनिज तत्वों से और किससे? पानी से। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जी ओके। एक छोटी सी बात और देखो आप। बात यह है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से मानव शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है? तो ध्यान रखना 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर इंसान कार्बोहाइड्रेट खाएगा और 1 ग्राम की बात करें तो कितनी ऊर्जा मिलेगी? अक्सर परीक्षा में सवाल आता है कि कितनी ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है आपकी 4.3 किलो कैलोरी। अगर अपन बात करें कि भाई साहब 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो ध्यान रखना 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम वसा के दहन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। इसका मतलब ये हुआ कि पर ग्राम के हिसाब से सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो पर ग्राम के हिसाब से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है आपकी फैट से, मतलब आपकी वसा से। फिर किससे मिलती है? फिर आपकी मिलती है किससे मिलती है भाई? प्रोटीन से। और सबसे कम किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। ये क्रम भी आप ध्यान रखना। जी ओके, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि भोजन के प्रमुख अवयव। आप जो खाना खाते हो उसके प्रमुख अवयव कौन कौन है? एक तो होते हैं मुख्य पोषक तत्व है,
और दूसरे होते हैं बेटा सहायक पोषक तत्व। कौन से होते हैं? सहायक पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व का अर्थ क्या है वो देखो आप। तो मुख्य पोषक तत्व वो पोषक तत्व हैं जिनसे मानव को एटीपी के रूप में क्या मिले? एटीपी के रूप में क्या मिले? ऊर्जा मिले। जिनसे मानव को क्या मिले? ऊर्जा मिले, वो तो है मुख्य पोषक तत्व है। और सहायक पोषक तत्व वो होते हैं जिनसे क्या नहीं मिले? एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं मिले। वो कैसे होते हैं? सहायक पोषक तत्व होते हैं। अब ये देखो आप, मुख्य पोषक तत्वों में है कौन कौन आपके? तो मुख्य पोषक तत्वों में एक तो है आपका कार्बोहाइड्रेट, एक है आपका प्रोटीन और एक है वसा। सहायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो सहायक पोषक तत्व है, एक तो है आपका विटामिन, एक है आपका खनिज तत्व है, एक है आपका जल। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, विटामिन से एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती इससे एटीपी के रूप में। बाकी जीवों में मिलती है, वो एक अलग बात है, मानव को नहीं मिलती है भाई, दिमाग में बैठा लेना अपने। तो पोषक तत्व कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? एक मुख्य पोषक तत्व है, दूसरे होते हैं गौण पोषक तत्व या सहायक पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जिनसे मानव शरीर को डायरेक्ट एनर्जी मिले, किस फॉर्म में? एटीपी के रूप में। है कौन कौन से? तो आप देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। सहायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो एक है आपका विटामिन, दूसरा है आपका खनिज, तीसरा है आपका जल। जो ये विटामिन है, ये मानव के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। और मानव के शरीर में बहुत सारे अंग हैं जिनको विटामिन की आवश्यकता होती है ताकि वो ठीक प्रकार से कार्य कर सकें। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें तो आपकी आंखें काम नहीं करेंगे जब तक विटामिन ए नहीं जाएगा। विटामिन ए नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या नहीं जाएगा? रेटिनॉल नहीं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल जी। ओके, और रेटिनो आपके रेटिना के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना तो आपको कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा। ओके, आया समझ में? जी बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं, पोषण क्या है? पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। आप जो पोषक तत्व ग्रहण करते हो ना अपनी बॉडी के अंदर, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। और आज अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है कार्बो, कार्बो का अर्थ है कार्बन, और दूसरा है आपका हाइड्रेट। दूसरा क्या है आपका? हाइड्रेट। और हाइड्रेट का अर्थ क्या है? यहाँ पे वाटर है। क्या है? जल है। क्या है भाई? वाटर है, मतलब जल है। जी बिल्कुल, आ गया समझ में सर? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। और इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, CxH2O। इसका मतलब है, C का मतलब है कार्बन और H2O का मतलब क्या है? जल। तो इसका मतलब क्या बन गया? ये जल योजित कार्बन। कौन सा योजित कार्बन? जल योजित कार्बन क्या कहलाता है? आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, एक है आपका कार्बन और दूसरा है H2O। इन दोनों के योग को अपन क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसी की, कि वे रासायनिक पदार्थ जो कार्बन अथवा तथा जल से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में मेन जो तत्व है वो कौन सा? एक आपका कार्बन रहेगा, एक आपका हाइड्रोजन रहेगा, और एक आपका क्या रहेगा? ऑक्सीजन। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या मिलकर क्या बनता है? आपका कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनता है। एक बात और दिमाग में रखना, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जैसे C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। हालांकि इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं मानव के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनो बात, अब इस सब के अंदर आप 6 का भाग लगाओ तो अनुपात कितना है आपका? 1:1। तो परीक्षा में कई बार ऐसे सवाल आता है कि भाई साहब ये जो CHO है उसका रेशियो कितना है? तो ध्यान रखना 1:1 है, 1:2:1 है। इसका सामान्य उदाहरण आप याद कर सकते हो, ग्लूकोज। अब एक बात और सुनो, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है? 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाता है। अब कार्बोहाइड्रेट खाता किस रूप में है? तो कार्बोहाइड्रेट वो खाता है अनाज के रूप में, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, आलू, केला और दूध। ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट ही हैं। वो अलग बात है कि मक्के में किसी दूसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, दूध में जैसे लैक्टोज है, शहद के अंदर जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों है। जैसे चीनी आप खा रहे हो तो इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, चीनी के अंदर C12H22 है। आप समझ में आ रही है ना आपकी बात? हाँ जी बिल्कुल। आगे देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट करते क्या हैं? ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। तो आपने ऐसे देखा भी है सामान्य जीवन में कि भाई आपको आपके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है तो आप क्या करते हो? ग्लूकोज डी पीते हो ना, वो तो ग्लूकोज डी यही तो है, वो डी ग्लूकोज है जो आपको तुरंत ऊर्जा देने का क्या करता है? कार्य करता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट आपको एनर्जी चाहिए तो आपको क्या खाना चाहिए? डी ग्लूकोज खाना चाहिए। जी बिल्कुल। आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मंड कणों के जमाव से दंतक्षय होने लग जाता है।
अब ये क्या करना चाह रहा है? अब ये कहना चाह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट यदि आपके दांतों के ऊपर जम जाएगा तो वहां पे क्या होने लग जाएगा, आपका दंत क्षय होने लग जाएगा, अर्थात दांतों की पीएच कितनी होती है, लगभग 6 के नजदीक होती है। 6 के क्या होती है, नजदीक। एक बात और सुनो, वो बात यह है कि सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। जैसे चीनी कैसा है, मीठा है। ग्लूकोज कैसा है, मीठा है। फ्रक्टोज कैसा है, वो भी मीठा है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं, अर्थात इनको क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इनको शर्करा या शुगर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज, जैसे आप दूध पीते हो, मिल्क पीते हो, तो मिल्क में कौन सी शर्करा है, मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, आपका लैक्टोज है। दूध मीठा होता है ना भाई, जी बिल्कुल होता है। किसके कारण है, इस शुगर के कारण, इस शर्करा के कारण। इसलिए तो इसको क्या कहते हैं, सरल शर्करा कहते हैं। जैसे फ्रक्टोज खाते हो, फ्रूट खाते हो, फल खाते हो, तो फल क्या कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण, फ्रक्टोज के कारण। अब बात करें अपन, आपने कभी जीवन में शहद का आनंद लिया होगा, तो शहद मीठा होता है, इसका मतलब वो शहद कैसी शर्करा है, सरल शर्करा है, क्योंकि शहद में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। अब अपन बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या क्या हैं। जैसे अनाज, जितने भी अनाज हैं सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, गेहूं, जौ, मक्का। और ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ कि मक्के में क्या पाया जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है भाई मक्का, जिसको कोरन बोलते हैं। मक्का क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मक्के में क्या पाया जाता है, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दिमाग में रख लेना। चावल में तो है ही, शहद में भी कार्बोहाइड्रेट है, बिस्किट में भी कार्बोहाइड्रेट है, अंगूर में भी कार्बोहाइड्रेट है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है, केला में कार्बोहाइड्रेट है, और गुड़, इन सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो किस किस फॉर्म में, अगर ये सारी चीजें खा रहे हो तो इसका मतलब आप क्या खा रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। आपके समझ में आ रहा है ना सर? बिल्कुल आ रहा है। आगे देखिए, कृत्रिम शर्करा। अब ये सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरी तरफ से आपके लिए। वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, पर रासायनिक रूप से क्या नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे इसका उदाहरण आप डायरेक्ट याद रखना, सेकेरिन, और एक याद रखना एस्पार्टम। आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा, शुगर फ्री शुगर। मैं लिख देता हूं एक बार, शुगर फ्री शुगर। क्या है भाई शुगर फ्री शुगर? शुगर फ्री शुगर का मतलब वो है तो शुगर जितनी मीठी, परंतु रासायनिक रूप से क्या नहीं है, वो शुगर नहीं है। ये ज्यादातर उन रोगियों के लिए उपयोग में ली जाती है जिनके शुगर होती है, मतलब डायबिटीज मेलाइटिस होता है, क्योंकि उनके शरीर में पहले से ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, परंतु वो मीठा खाए बिना रह नहीं सकते। इसलिए वो मीठे के रूप में किसको खाते हैं, सेकेरिन को खाते हैं, और किसको खाते हैं, एस्पार्टम को खाते हैं। किसको खाते हैं, एस्पार्टम को खाते हैं। वो लगते मीठे हैं पर रासायनिक रूप से क्या नहीं होते, वो मीठे नहीं होते। इसको बोलते हैं कृत्रिम शुगर। जैसे मधुमेह है या डायबिटीज मेलाइटिस रोगियों को मीठे के रूप में किसकी सलाह दी जाती है, कृत्रिम शर्करा खाने की सलाह दी जाती है। अब बहुत ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई शुगर के रोगी को क्या खाना चाहिए मीठे के रूप में, तो सेकेरिन या एस्पार्टम खाना चाहिए। ओके, आया ना समझ में सर? बिल्कुल। आगे देखो कि कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेकेराइड इकाई, मोनोसेकेराइड का मतलब होता है भाई साहब C6H12O6। अपने दिमाग में बैठा लो कि इकाइयों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो ध्यान रखना ग्लाइकोसाइटिक बंध पाया जाता है। ये कई बार परीक्षा में आ गया भाई कि ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। आपसे प्रश्न पूछे कि भाई साहब कार्बोहाइड्रेट की इकाइयों के मध्य या कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसाइटिक बंध पाया जाता है। एक बार और बता रहा हूं मैं आपको, आपने नाम सुना होगा चीनी। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 वगैरह। मैं 1 मिनट पेन ले लेता हूं और आपको बता देता हूं। जैसे ये C12H22 वगैरह, ये किसका फॉर्मूला बताया मैंने, शुगर का फॉर्मूला बताया, मतलब चीनी का फॉर्मूला बताया है। गुड़ मान लो से कोई दिक्कत नहीं, शुगर केन बोल देता हूं मैं इसको, शुगर केन। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है, इसमें 2 इकाइयां होती है, एक तो ग्लूकोज और दूसरा कौन सा होता है इसमें, फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये दो, अब इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको भी मोनोसेकेराइड इकाई बोलेंगे, और इसको भी क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड इकाई। मैं लिख देता हूं, ये भी मोनोसेकेराइड इकाई है, और ये भी कैसी इकाई है, मोनोसेकेराइड। इन दोनों मोनोसेकेराइड को इकाइयों को जोड़ कौन रहा है, ऑक्सीजन जोड़ रहा है। ऑक्सीजन दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयों को किस माध्यम से जोड़ रहा है, तो उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। क्या नाम है, ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट की 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, लालो, ग्लाइकोसाइटिक बंध पाया जाता है। ऐसे ही प्रोटीन सबसे लास्ट में टूटता है एमिनो अम्लों में। ओके, 2 एमिनो अम्लों के मध्य बंध कौन सा पाया जाता है, पेप्टाइड। और बहुत सारे पेप्टाइड बंध आपस में जुड़ जाते हैं, तब उसको बोलते हैं पेप्टाइडों का बहुलक, और उस बहुलक को कहते हैं अपन प्रोटीन। क्या है प्रोटीन,
एमिनो अम्लों का बहुलक है। और एमिनो अम्ल किस माध्यम के किसके द्वारा आपस में जुड़ते हैं? पेप्टाइड बंध के माध्यम से जुड़ते हैं। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की जो दो मोनोसेकेराइड इकाइयां है ना भैया, वो आपस में ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़ती हैं और एक बड़े कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देती हैं? निर्माण। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों मोनोसेकेराइड इकाई हैं, दोनों ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़कर किसका निर्माण कर रही हैं? चीनी का निर्माण कर रही हैं, शुगर केन का निर्माण कर रही हैं, गुड़ का निर्माण कर रही हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब बात सुनो आप आगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, यह एक शब्द लिख रखा है एकलिक इकाई। अब एकलिक इकाई का मतलब बेटा होता है मोनोसेकेराइड। क्या होता है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड अपने दिमाग में बैठा लो। और इसका मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो आप वही याद रखना। जब भी मोनोसेकेराइड शब्द मिले तो ये आप दिमाग में बैठा लेना, C12 C6H12O6। अब देखो आगे, ये कह रहा है कि जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कि भाई एकलिक इकाई का जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का? तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। अब कौन कौन सा कैसे कैसे बात करते हैं देखिए एक बार आप सुनो। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेकेराइड। किसकी बात करते हैं भाई? मोनोसेकेराइड। फिर बात करते हैं डाइसेकेराइड और फिर बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, बहुत सामान्य विज्ञान पढ़ा रहा हूं, जो आप जीवन में डेली जिसका यूज कर रहे हो। आ रहा है ना समझ में? मोनोसेकेराइड क्या? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है मोनोसेकेराइड, और कार्बोहाइड्रेट की सबसे बड़ी इकाई है पॉलीसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड की इकाइयों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसाइटिक बंध पाया जाता है। और ये ग्लाइकोसाइटिक बंध अगर 2 के मध्य आए तो डाइसेकेराइड, और 2 से ज्यादा के मध्य आए तब बनते हैं पॉलीसेकेराइड इकाइयां। प्रश्न परीक्षा में यह आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है और निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है। देखिए, जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की, जैसे मैं बात करूं फ्रक्टोज की, जैसे मैं बात करूं ग्लेक्टोज की, जैसे मैं बात करूं राइबोज की, और एक और लिख लेता हूं डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज ये सारी कैसी इकाइयां हैं? मोनोसेकेराइड। और इन सब का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 है। जैसे ग्लूकोज है, जैसे फ्रक्टोज है, जैसे ग्लेक्टोज है, जैसे राइबोज है, जैसे 2-डीऑक्सीराइबोज है। राइबोज पाया जाता है आरएनए में, और वो आरएनए किसका निर्माण करता है आपकी बॉडी में? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ऐसे डीऑक्सीराइबोज किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। और ये डीएनए क्या है? मानव का आनुवांशिक पदार्थ है, जो आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात माता पिता से किस में जा रही है? बच्चे में जा रही है। वो किसके माध्यम से जा रही है? इसी डीएनए के माध्यम से तो जा रही है। और डीएनए क्या है आपका? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। और इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसमें मोनोसेकेराइड इकाई पाई जाती है। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं डाइसेकेराइड की। जब भी जीवन में डाइसेकेराइड शब्द सुनने को मिले तो दिमाग में याद रखना C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला है? डाइसेकेराइड का। और डाइसेकेराइड में अपन अध्ययन करेंगे किसका? माल्टोज का, किसका? सुक्रोज का, और किसका? लैक्टोज का। अब ये माल्टोज किस में पाया जाता है? सुक्रोज किस में पाया जाता है? ये लैक्टोज किस में पाया जाता है? अपन बात करने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। अब पॉलीसेकेराइड का भी फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, C6H10O5। और इसमें कितनी इकाइयां होती हैं? N इकाइयां होती हैं। मतलब 2 से लेके 1000 तक इकाइयां जब आपस में जुड़ती हैं तब किसका निर्माण होता है? पॉलीसेकेराइड का। ये फॉर्मूला भी मत याद रखना, अब तो 3 नाम याद रख लेना बस। जैसे आप एक नाम आपको दिमाग में रहना चाहिए, स्टार्च, एक सेलुलोज और एक ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या है? पौधों में जो फूड संचित रहता है फल और बीज के रूप में, वो क्या है? स्टार्च तो है। सेलुलोज क्या है? पौधों का तना, फाइबर। और दुनिया की सबसे बड़ी कोई कार्बोहाइड्रेट इकाई है तो वो कौन है? सेलुलोज है। जैसे घास में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। अब आपकी गाय है, वो घास खा रही है, तो वास्तव में वो क्या खा रही है? सेलुलोज ही तो खा रही है। एक बच गया ग्लाइकोजन। मानव के अंदर भोजन जो है वो आरक्षित रहता है, रिजर्व रहता है, तो वो किस रूप में रहता है मेरे भाई? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। आगे बात करने वाले हैं, तो अब मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र है C6H12O6। 3 याद रख लेना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ओके, डाइसेकेराइड में आपको क्या याद रखना है? फार्मूला याद रखना है C12H22O11। है कौन इसमें? एक माल्टोज याद रख लेना, एक लैक्टोज याद रख लेना, एक सुक्रोज याद रख लेना।
अब ये क्या बच गई, आपके पॉलीसेकेराइड बच गए। पॉलीसेकेराइड में क्या याद रखना है, पॉलीसेकेराइड में एक तो सेलुलोज याद रखना है, याद कैसे रखना, घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। एक आपको स्टार्च याद रखना है, पौधों के अंदर भोजन किस रूप में रिजर्व रहता है, स्टार्च के रूप में संचित रहता है, इसको जंतु और अगला बात करते हैं ग्लाइकोजन, मानव के अंदर भोजन किस रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, इसको बोलते हैं जंतुमंड। आ रहा है ना समझ में, और तीनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कशन करते हैं जी। देखिए एक बार आप, अब सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं मेरे भाई ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला कितना, C6H12O6, इसे कहते हैं सरल रक्त शर्करा, इसको कहते हैं बेटा ब्लड शुगर, ब्लड शुगर क्या कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। इसका एक नाम और दिमाग में रखना, इसको कहते हैं टेबल शुगर, क्या कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टेबल शुगर कहते हैं। अब देखो मेरी बात, रक्त के अंदर कौन सी रक्त, आपने कभी जीवन में आपकी चोट लग गई होगी तो आपने रोकने के लिए जीभ लगाई होगी, जीभ ने टेस्ट किया हुआ तो रक्त कैसा लगता है, मीठा, किसके कारण, इस ग्लूकोज के कारण। अब बात करते हैं कि ग्लूकोज पाया किस में जाता है, तो ध्यान रखना जी से ग्लूकोज और जी से आपका ग्रेप्स, और ग्रेप्स भी कैसे, पके हुए अंगूरों में, किस में पाया जाता है ये, पके हुए अंगूरों में, पके हुए अंगूरों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है आपका, ग्लूकोज। आ गया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी वही है, C6H12O6। देखो आप एक बात याद रखना कि ये पाया किस में जाता है, देखो एफ से फ्रक्टोज और एफ से फ्रूट, फ्रूट मतलब फल, तो फलों के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, आपकी फ्रक्टोज पाई जाती है। और ध्यान रखना प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन है, फ्रक्टोज है। जैसे फ्रूट्स उदाहरण याद रख लेना, शहद में और इनमें पाई जाती है। देखो सुनो, शहद को बोलते हैं हनी, क्या बोलते हैं, हनी। हनी कैसा होता है, मीठा, और मीठे का मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं। प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन है, फ्रक्टोज है। अगला देखिए, देखिए आप, अगला है ग्लैक्टोज, और इसका भी फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। देखो बच्चे किसका सेवन करते हैं सबसे ज्यादा, छोटे बच्चे पीते हैं दूध, और ऐसे बोलते हैं कि छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा दूध पिलाना चाहिए, या तो माता का दूध पिलाना चाहिए या गाय माता का दूध पिलाना चाहिए। ऐसा क्यों, मस्तिष्क का विकास होता है किससे, दुग्ध से। क्यों होता है, दूध में कौन सी शर्करा होती है आपकी, ग्लैक्टोज होती है। कौन सी शर्करा होती है, ग्लैक्टोज, इसीलिए इसको कहते हैं मस्तिष्क शर्करा, इसको कहते हैं ब्रेन शुगर। क्या कहते हैं भाई, ब्रेन शुगर कहते हैं, क्या कहते हैं आपकी ब्रेन शुगर कहते हैं। और यह किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। एक बात मेरी तरफ से याद रख लेना, यह एकमात्र ऐसी मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, आपको फ्री नहीं मिलेगी, ये हमेशा दूध के अंदर मिलेगी। और दूध के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसको बोलते हैं लैक्टोज, और लैक्टोज के अंदर होता है, एक तो होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है आपका ग्लैक्टोज। दोनों जुड़े होते हैं, उस जुड़ाव को क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। अब देखो भाई आप, सुक्रोज, इसको ध्यान रखना, सुक्रोज, और सुक्रोज का जो सामान्य सूत्र है वो है C12H22 और O11। ध्यान से मेरी बात सुनो, सुक्रोज के अंदर दो चीजें होती है, एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। इसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर, क्या कहते हैं इसको, इन्वर्ट शुगर। और किससे प्राप्त की जाती है, ये प्राप्त की जाती है शुगर केन से। किससे प्राप्त की जाती है, शुगर केन से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, गन्ने से प्राप्त की जाती है। अब आगे देख लो लैक्टोज, क्या देख लो, लैक्टोज। लैक्टोज का सामान्य सूत्र क्या है, C12H22O11, और इसको क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। देखो दो बातें दिमाग में रखना, मिल्क दुग्ध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है आपकी, लैक्टोज। एक देखो भाई आप माल्टोज, इसका भी फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 है। ये किस में पाई जाती है, एक तो आपकी जौ में पाई जाती है, एक आपकी किस में पाई जाती है, मक्के में पाई जाती है, और किस में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है। C12H22O11 इन दोनों का सूत्र है। सुक्रोज किस में पाई जाती है, शुगर केन मतलब चीनी में पाई जाती है, इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। लैक्टोज आपका दूध में पाया जाता है, और माल्टोज आपकी गेहूं में और जौ में पाई जाती है। आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं अपन पॉलीसेकेराइड की, 3 नंबर। देखिए बात करते हैं स्टार्च की। पादपों में भोजन का संचय किसके रूप में होता है,
स्टार्च के रूप में होता है। और भोजन होता संचय कहां है, स्टार्च कहां संचय होता है, एक तो आपके बीज में और एक आपके फल में। मतलब स्टार्च पादपों के अंदर कहां कहां मिलेगा आपको, एक तो बीज में और दूसरा आपके फल में। स्टार्च को क्या कहते हैं, स्टार्च किसके रूप में रहता है, मंड के रूप में रहता है। ये प्रश्न बहुत बार आ गया भाई, स्टार्च को क्या कहते हैं, स्टार्च को मंड कहते हैं जी। किसका बहुलक है ये स्टार्च, ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका बहुलक है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। एक बात और दिमाग में रख लेना, स्टार्च आयोडीन के साथ नीला कलर देता है। सर इस बात का क्या औचित्य है, यहां आपको पता करना है कि इस सैंपल में स्टार्च है या नहीं है। क्या डाल देना उसके अंदर, आयोडीन, तुरंत कलर कैसा आएगा, नीला, तो हम बोल देंगे ये क्या है, स्टार्च है। स्टार्च का परीक्षण किया जाता है किससे, आयोडीन से। दिमाग में रखना ये बात है, आयोडीन स्टार्च का कैसा कलर कर देता है, नीला कलर कर देता है। ओके, अब अपने बहुत जंतुओं में, अपने प्लांट्स में तो देख लिया भोजन किस रूप में संचित रहता है, अब यहां भी देख लेते हैं जंतु में भोजन किसके रूप में संचित रहता है। ध्यान रखना, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन। और इसीलिए इस ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, जंतुमंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतुमंड कहते हैं। पादपों में भोजन किस रूप में संचित रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है, उसको कहते हैं पादप मंड। और इस ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, जंतुमंड। और सेव कहां रहता है, आपके लीवर के पास, आपकी मांसपेशियों के पास क्या रहता है। और ध्यान रखना भाई, कंकाल तंत्र में भी ये क्या रहता है, संग्रहित रहता है। थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई जी। और ये भी किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है। एक्चुअल में तो है क्या, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज की मात्रा हो गई ज्यादा, तो शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है, उसका नाम है कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। दिमाग में रखना, इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन इस किसके ऊपर जाएगा, इस ग्लूकोज के ऊपर जाएगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके ग्लाइकोजन में संचित कर देगा। किस में संचित कर देगा, ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देगा। इसका मतलब ये इंसुलिन क्या कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसीलिए मैंने क्या नाम लिखी है, ग्लूकोज का क्या है, एक पॉलीमर है जी। आगे देखिए भाई आप, अब बात करते हैं सेलुलोज की। सुनो, इसके बाद सुनो तो आप, तो सेलुलोज नेचर में, मतलब प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रकृति में सबसे बड़ी कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो सेलुलोज है। यह भी किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है। अच्छा, सेलुलोज है क्या, पादपों की जो सेलवाल होती है ना, उसका मुख्य घटक कौन है आपका, सेलुलोज है। और वैसे याद रखो तो पादपों का तना, पादपों का तना, शाखाएं किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। और ये भी कैसा सेकेरेड है, पॉलीसेकेरेड। प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है। इसका मतलब आपने कभी सुना है कि मनुष्य घास खाता है, घास खाता है क्या मनुष्य, नहीं खाता है, क्योंकि डाइजेशन इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। इसका मतलब घास कौन खाता है, घास खाने का मतलब सेलुलोज खाता है। और घास का मतलब कौन खाते हैं, जानवर खाते हैं। कौन खाते हैं, पशु खाते हैं, जानवर खाते हैं। इसका पाचन कर देते हैं। रीजन, क्योंकि जानवरों की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है लाला, इकोलोई जीवाणु पाया जाता है, जो सेलुलोज के पाचन में मदद करने वाले एंजाइम निकालता है। मनुष्य की आंत और छोटी आंत और बड़ी आंत, मतलब बड़ी आंत का मतलब तो कोई है ही नहीं, वहां तो पाचन होता ही नहीं। सबसे ज्यादा पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में पाचन होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला मनुष्य के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं है, जानवरों में है। ये जो जीवाणु है ना, इकोलोई जीवाणु, ये कोई एंजाइम निकलता है जिसके कारण किसका पाचन हो जाता है, सेलुलोज का। मतलब किसका पाचन हो जाता है, आपकी घास का। अब प्रश्न आता है कि रियोन, रेसे मतलब फाइबर, और कपास और लकड़ी, इनमें 60% क्या पाया जाता है आपका, लकड़ी के अंदर 60%, कपास मतलब कपास के अंदर 90%, और रेसो के अंदर और रेयन के अंदर क्या पाई जाती है, आपकी सेलुलोज पाई जाती है। दिमाग में बैठा लो, प्रकृति की सबसे बड़ी कार्बोहाइड्रेट कौन है, सेलुलोज है। ओके, अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, सुनो। काइटिन, ये क्या है, जैवमंडल में दूसरे नंबर पर मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ, मतलब कार्बोहाइड्रेट। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ऑर्थोपोडा का बाहरी कंकाल भी किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। थोड़ा दिमाग में रखना। और अब तक कितने मोनोसेकेराइड ज्ञात किए जा चुके हैं, 20 से ज्यादा मोनोसेकेराइड ज्ञात किए जा चुके हैं। देखो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, सेलुलोज। 2 नंबर पे कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो काइटिन। ऑर्थोपोडा और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ऑर्थोपोडा का कंकाल तंत्र है, और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपकी काइटिन की बनी होती है जी। अब सुनो बात,
सवाल यह है कि डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट निम्न में किस प्रकार के मोनोसैकेराइड इकाइयां पाई जाती हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताई थी कि इनके मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो बंध का नाम आप बताओ मुझे। ग्लाइकोसाइटिक बंध पाया जाता है, ये माल्टोज है। इन तीनों का फॉर्मूला लिख देता हूं, तीनों का फॉर्मूला सेम ही है, C12H22O11। अब माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज की दो इकाइयों से किसका निर्माण होता है, आपके माल्टोज का। सुक्रोज का निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की दो इकाइयों से किसका निर्माण होता है, आपका सुक्रोज का। और फिर बात करते हैं लैक्टोज का, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज की दो इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपकी लैक्टोज का। दोबारा सुनो, सुक्रोज का निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से होता है। माल्टोज का निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज की दो इकाइयों से होता है। और तीसरा सवाल है लैक्टोज का निर्माण किससे होता है, एक तो ग्लूकोज और दूसरा आपका ग्लेक्टोज। जी आगे बात करते हैं। अब प्रश्न आता है कि भाई शरीर में कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है। शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है, बिल्कुल करेक्ट है सर, समझ में आ रहा है ये तो। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा संग्रहण का भी कार्य करता है। प्रश्न आता है कि ऊर्जा संग्रहण किस रूप में करता है, तो ध्यान रखना ग्लाइकोजन के रूप में करता है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अपने, अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा क्या हो गया, शुगर हो गया, मतलब ग्लूकोज हो गया, डाइजेशन के दौरान ग्लूकोज ज्यादा बन गया, तो इंसुलिन हार्मोन उसको कन्वर्ट कर देगा किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। और फूड कैसे हो जाएगा, वो संरक्षित हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट वसा के पाचन में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के निर्माण में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का कार्य कौन करते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट करते हैं। समझ में आया ना कार्बोहाइड्रेट, जी बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुन लेना। डीएनए और आरएनए का मुख्य घटक कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। सवाल आता है बहुत बार, डीएनए में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ध्यान रखना डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। और आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है। सुनो एक बात और सुनो यहीं से, ये आनुवांशिक पदार्थ है भाई, आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, तो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। और आरएनए क्या है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है मानव शरीर में, प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। समझ में आई आपकी बात। देखो मुझे ये बताओ, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट करता है, जी बिल्कुल। और मनुष्य के अंदर डीएनए क्या है, मनुष्य के अंदर आनुवांशिक पदार्थ है, जी बिल्कुल। और आनुवांशिक पदार्थ है तो इसके अंदर एक शर्करा पाई जाती है, उस शर्करा का क्या नाम है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज पाई जाती है। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों से मैं यहां विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।